ठीक है, तो आज हम लोग बायोलॉजी का जो सबसे पहला चैप्टर है, क्या है? फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जो कि क्या है? सेल। उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है। देखिए, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, ध्यान से समझो कि ये फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ जो कि हमारा सेल है, वो क्या है, किस तरीके से काम करता है, क्यों इसका नाम यही पड़ा, क्या चीज है, वो अभी हम लोग पढ़ेंगे। इसको बताने से पहले थोड़ा सा हम लोग घर के बारे में समझेंगे। ठीक है, अगर मैं कोई हाउस की बात करूं, ठीक है, हाउस, हाउस में क्या होता है? अगर मैं किसी हाउस की बात करूं तो हाउस में बहुत सारे रूम होते हैं, है ना? हाउस में क्या होते हैं? बहुत सारे रूम होते हैं। बात समझ में आ रहा है? और एक रूम में, अगर एक रूम की बात करें तो उसमें 4 दीवार होते हैं। जनरली यही तो होता है ना कि अगर एक घर की बात करा जाए तो घर में बहुत सारे क्या होते हैं? रूम होते हैं। ठीक है, और एक रूम की बात की जाए, एक रूम में 4 दीवारें होती हैं। ठीक है, और अगर एक दीवार की बात की जाए, एक दीवार, तो एक दीवार में बहुत सारे क्या होते हैं? ब्रिक होते हैं, यानी ईंटें होते हैं, है ना? ईंटें होते हैं। इससे क्या पता चला? इससे यही पता चला कि जब हम बहुत सारे ब्रिक को आपस में जोड़ते हैं तो दीवारें बनती हैं। ठीक है, और वही दीवारें अगर 4 दीवारी हो जाए तो एक रूम बना लेगा, और अगर ऐसे ही बहुत सारे रूम हो जाए तो वो एक घर बन जाएगा। बन जाएगा ना? एकदम सेम टू सेम। जिस तरीके से घर का एग्जांपल लिए, वैसे हमारे बॉडी के साथ भी है। क्या वो ये बात है कि एक जो ऑर्गेनिज्म होता है, ऑर्गेनिज्म वो बना होता है बहुत सारे ऑर्गन से। क्या चीज से? ऑर्गन से। और ये जो ऑर्गन है ना, ये बना हुआ होता है बहुत सारे टिश्यू से। बात समझ में आ रहा है? और टिश्यू बना होता है क्या चीज से? सेल से। बात समझ में आया? किससे? सेल से। सेल से बना होता है। यानी हमारे बॉडी में, अगर हमारा बॉडी देखा जाए तो हमारे बॉडी में करोड़ों, बिलियंस, बिलियंस ऑफ क्या है? सेल्स प्रेजेंट है। जैसे अगर मैं एक दीवार की बात करूं तो एक दीवार को बनने में बोल सकते हैं बहुत सारा ब्रिक लगता है। जब एक दीवार को बनने में बहुत सारा ब्रिक लगता है तो पूरे घर को बनने में और भी बहुत सारा क्या लगता होगा? ब्रिक लगता होगा, है ना? वो ईंटा लगता होगा। तो सिमिलरली ऐसे ही समझ लो कि हमारे बॉडी में भी कुछ ऐसे ही है। हमारे बॉडी में भी कुछ ऐसे ही है। छोटे छोटे सेल्स हैं, है ना? छोटे छोटे सेल्स हैं। ये सारे सेल्स जब मिलते हैं तो बन जाता है टिश्यू। ठीक है, और ये जब टिश्यू आपस में मिलते हैं तो बन जाता है ऑर्गन। और जब बहुत सारे ऑर्गन मिल जाते हैं तो बन जाता है ऑर्गन सिस्टम। और जब बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम आ जाते हैं एक तरह से सिंक्रोनाइज तरीके से, तो वो पर्सन जो होता है वो ऑर्गेनिज्म कहलाता है। बात क्लियर हो गया? मतलब स्टार्टिंग कहां से होता है? अगर मान लो कि मैं घर बनाने की कोशिश करूं तो डायरेक्ट पहले घर बन जाएगा या पहले मेरे को ईंटें लेकर आनी पड़ेगी? पहले ईटा, ईटा को आपस में जोड़ना पड़ेगा, है ना? हाँ, बालू सीमेंट इस सब का भी जरूरत पड़ेगा, ये है। बिना सीमेंट के कैसे जोड़ोगे? ठीक है, तो लेकिन बेसिक जो पार्ट है, अच्छा, इसमें बेसिक जो चीज है, जो बेसिक चीज है, जो हमारा बेसिक चीज है वो हमारा ईंटा है। ठीक है, सिर्फ बालू और हम सीमेंट लेके आए तो घर नहीं बन पाएगा, लेकिन ईंटा लाना बहुत जरूरी है। अच्छा, पहले के जमाने में तो क्या बोलते हैं, सीमेंट होता भी नहीं था। वो लोग घर से ही, मतलब वो जो ईटा को ही कुछ इस तरीके से रख दिया गया जिससे वो घर बन गया, बड़े बड़े मंदिर बन गए। अभी भी तुम हड़प्पा सभ्यता में जाओगे या भी मेसोपोटामिया के समय जाओगे तो तुम लोग को पता चलेगा कि बहुत सारे ऐसा पुराना मंदिर है जिसमें एक भी सीमेंट यूज नहीं हुआ, एक भी बालू यूज नहीं हुआ। ईंट को इस तरीके से रखा गया है, ईंट को मोहनजोदड़ो चल जाओ पता चल जाएगा। तो वहां पर इस तरीके से घर बनाया गया, एक भी सीमेंट
एक भी बालू का जरूरत नहीं, सिर्फ ईंटे को इस तरीके से रखा गया है कि अभी तक वो मकान या वो मंदिर अभी भी खड़ा है। तो बात क्या समझ में आ रहा है कि अल्टीमेटली जो यूनिट है किसी घर को बनने के लिए, फंडामेंटल यूनिट जो सबसे ज्यादा जरूरत है, वो नहीं रहेगा तो घर तो बनेगा ही नहीं, जो कि क्या, ब्रिक मतलब ईंटा। बात समझ में आ रहा है? उसी तरीके से हमारा बॉडी भी है। हमारा बॉडी भी देखा जाए तो वो छोटे छोटे सेल से मिलकर के बना है। अगर ये सेल नहीं रहेगा ना तो हम लोग का बॉडी मेक नहीं हो पाएगा। तो समझ लो कि जैसे घर के लिए ब्रिक कितना इंपॉर्टेंट है, उसी तरीके से हमारे बॉडी में किसका इंपॉर्टेंस है, सेल। बात समझ में आया ना कि सेल हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। तो ये सेल क्या होता है समझ में आया? तो ये तो पता चल गया कि ये यूनिट ऑफ लाइफ है, मतलब हम लोग का जीवन जो स्टार्ट होता है वो सेल से ही होता है। ये सेल ही हम लोगों को लाइफ देता है। लेकिन ये जो यूनिट ऑफ लाइफ है वो फंडामेंटल क्यों है? फंडामेंटल का मतलब क्या होता है? घर बनाने के लिए हम लोग को नींव रखना पड़ता है ना? जमीन के नीचे जो नींव होता है उसको हम लोग को गाड़ना पड़ता है, जिसमें बहुत सारे सीमेंट, बालू या बोल सकते हैं ब्रिक की जरूरत पड़ती है, जिससे हमारा घर एक अच्छी तरीके से क्या हो पाता है, खड़ा हो पाता है। उसी तरीके से तुम्हारा शरीर भी खड़ा है तो वो इस सेल के कारण। ये सेल इतने अच्छी तरीके से सिंक्रोनाइज हुआ है कि हम लोग खड़े हो पा रहे हैं और हम लोग तरह तरह का काम कर पा रहे हैं। वो किसके कारण? सेल के कारण। इसलिए ये फंडामेंटल है। फंडामेंटल किसी का मतलब क्या होता है? एकदम शुरुआती चीज, शुरुआती चीज, वो तुमको जरूरत ही जरूरत है, वो जरूरत ही जरूरत है। तो हमारे बॉडी के लिए सबसे शुरुआती चीज क्या है? सबसे शुरुआती चीज है सेल। और घर के लिए अगर एग्जांपल दिया जाए तो घर का एकदम शुरुआती चीज क्या है? सबसे शुरुआती चीज है वो ब्रिक। अब हो सकता है वो कुछ बोलेगा नहीं सर पहले जमीन खरीदेंगे तब ना, बिना जमीन खरीदे कैसे हम खड़ा करेंगे, तो वो दूसरी बात है। बात समझ में आ रहा है ना? तो चैप्टर का नाम समझ में आया? ये चैप्टर का इंट्रोडक्शन समझ में आया? अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कुछ साइंटिस्ट के बारे में। ठीक है, एक साइंटिस्ट ऐसे थे जिनका नाम था रॉबर्ट हुक। ठीक है, रॉबर्ट हुक ने क्या किया? रॉबर्ट हुक ने 1665 में एक कॉर्क में, अब कॉर्क क्या होता है? कॉर्क का मतलब ये होता है जो पेड़ का बाहर वाला पार्ट होता है जिसको हम लोग छाल कहते हैं, छाल के अंदर जो कि डेड सेल होता है, उसमें उन्होंने सेल को इन्वेंट किया। तो असलियत में सेल की डिस्कवरी, सेल को ढूंढा किसने? सेल को ढूंढा रॉबर्ट हुक ने। समझ में आ रहा है? जो सेल है उसको खोजा किसने? रॉबर्ट हुक ने। कब खोजा? 1665 में। तो इन्होंने सबसे पहले क्या किया? अपना एक खुद का माइक्रोस्कोप बनाया। सबसे पहले खुद का माइक्रोस्कोप बनाया। क्यों? क्योंकि सेल तो बहुत छोटा है, सेल इतना छोटा है कि नेकेड आई से देखना इम्पॉसिबल है। इसको किससे देखा जा सकता है? कंपाउंड माइक्रोस्कोप से, है ना? तो उन्होंने खुद का एक माइक्रोस्कोप बनाया और सबसे पहले क्या किया? पेड़ का जो बार्क होता है, जो छाल होता है, उससे कॉर्क निकाला और कॉर्क को जब ऑब्जर्व किया तो उनको पता चला कि कॉर्क के अंदर ना बहुत सारे हेक्सागोनल यानी हनीकॉम्ब जैसा होता है ना, हनीकॉम्ब, उस तरीके से स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा था। ठीक है, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा था। इस स्ट्रक्चर को ही उन्होंने क्या बोला? सेल। सेल का मतलब क्या होता है? स्मॉल रूम। सेल का मतलब क्या होता है? स्मॉल रूम। सिंपल सी बात है। ये कहां से पता चला? ये पता, हनीकॉम्ब तुम लोग देखे होंगे, हनीकॉम्ब यानी मधुमक्खी का छत्ता। तो मधुमक्खी के छत्ते में तुम लोग ध्यान देना, ऑब्जर्व करना, वो ऐसे ही अपना रूम बनाते हैं। हर एक रूम होता है और हर रूम में वर्कर्स होते हैं, है ना, जहां पर काम करते हैं वो लोग, है ना। और बहुत सारे जो मेल होते हैं वो क्या करते हैं? उड़कर जाते हैं और क्या करते हैं? जो फ्लावर होता है उससे नेक्टर निकाल कर लाते हैं, है ना, मुंह में भर के लाते हैं और यहाँ लाकर उगल देते हैं, यानी वॉमिट कर देते हैं। लेकिन वही वाला वॉमिट हम लोग चाट चाट के खाते हैं, जिसको हम लोग हनी कहते हैं, शहद कहते हैं, जो हमारे बॉडी के लिए बहुत ही यूजफुल है। बात समझ में आ रहा है? तो ये जो चीज है, ये तो उन्होंने जो बार्क ऑफ ट्री लिया, मतलब कि
उस बार्क ऑफ ट्री मतलब पेड़ का जो छाल था, उस छाल पर उन्होंने कॉर्क को जब अपने माइक्रोस्कोप में देखा तो उनको कुछ इस तरीके से बहुत सारे रूम दिखने लगे। तो उस रूम को ही उन्होंने बोला कि हाँ ये स्मॉल क्या है, रूम है, और स्मॉल रूम को ही हम लोग क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। समझ में आया? इससे पता चला कि हाँ बहुत सारे सेल होते हैं, लेकिन उन्होंने जो खोजा था वो डेड सेल पे देखा था। डेड सेल मतलब कि जो पेड़ का जो बाहर वाला पार्ट होता है ना, वो मर गया होता है, वो मर गया होता है, वो जिंदा नहीं। समझ में आया? डेड सेल पर देखा। अच्छा, इसके बाद एक और साइंटिस्ट आए जिनका नाम था लीवेनहुक। क्या नाम था? लीवेनहुक। उन्होंने ही सबसे पहले सेल को देखा, लेकिन कौन से सेल को देखा? लिविंग सेल को। हाँ, जो बैक्टीरियाज के या फंगी के जो सबसे पहले जो सेल, लिविंग सेल जिन्होंने आविष्कार किया या पता लगाया, उनका नाम क्या था? उनका नाम था लीवेनहुक। समझ में आ गया? लीवेनहुक जो थे वो ऐसे साइंटिस्ट थे, हाँ एनसीईआरटी बुक में मिलेगा सारा, है ना? वो टेबल में देखोगे तो अच्छा समझ जाएगा। पेज नंबर बता दो, बच्चे भी देखेंगे। 58 में देख लो अच्छे से। हाँ येलो बॉक्स। समझ में आ गया? तो जो लीवेनहुक थे उन्होंने क्या किया, 1674 में सबसे पहले उन्होंने लिविंग सेल का आविष्कार किया, मतलब उन्होंने फाइंड आउट किया। लेकिन वो भी कब किए? जब पहले खुद का माइक्रोस्कोप बनाया। हाँ, इससे अच्छा, रॉबर्ट हुक से भी अच्छा उन्होंने अपना माइक्रोस्कोप बनाया, क्योंकि रॉबर्ट हुक जो सेल देख रहे थे वो डेड सेल था, मरा हुआ सेल था। लेकिन इन्होंने जो लीवेनहुक थे उन्होंने लिविंग सेल को देखा अपने माइक्रोस्कोप से अपना। इसलिए साइंटिस्ट को थोड़ा टाइम लग जाता था, क्योंकि उस समय वो रिसोर्सेज नहीं थी, तो पहले रिसोर्सेज को इकट्ठा करो तब जाकर उस चीज को देखना। ठीक है? अच्छा, एक और साइंटिस्ट के नाम बारे में पढ़ना है हम लोग, जिनका नाम है रॉबर्ट ब्राउन। इन्होंने सेल का दिमाग ढूंढा, जिसको हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं। अभी सब चीज हम लोग पढ़ना है, बहुत सारा चीज पढ़ना है हम लोगों को। समझ में आ रहा है? और ये उन बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो बच्चे डॉक्टर का पढ़ाई करना चाहते हैं, जो बायो लेना पढ़ना चाहते हैं। मैं पहले बता दे रहा हूँ, 9th क्लास जो जितना भी चीज है 11th क्लास में मिलेगा, आराम से मिलेगा। समझ में आया? तो जो बच्चा पहले सोच के रखा है कि हम आगे जाकर डॉक्टर बनेंगे, है ना, तो उसको एकदम ध्यान से पढ़ना है। और जो बच्चा को नहीं लगता है कि नहीं हमको सिर्फ 9th क्लास ही पढ़ना है, 10th क्लास ही पढ़ना है, तो बस नॉर्मल पढ़ना। समझ में आ गया? तो ध्यान देना। अभी तो क्या पता चला? हाँ बोलो। आरबीसी और डब्ल्यूबीसी होता है। आरबीसी डब्ल्यूबीसी वो खुद ही एक सेल है। वो खुद एक सेल है। क्योंकि ये लोग ने दूसरे पर हुक मार के खींच के लेकर आते थे बाहर अपने पास। हाँ, रॉबर्ट ब्राउन, क्योंकि ब्राउन कलर बहुत पसंद करते थे, इसलिए उनका नाम ब्राउन पड़ गया। और रॉबर्ट इसलिए क्योंकि वो रोबोट जैसे चलते थे, इसलिए। अब तुम्हारा नाम अतर क्यों पड़ा? क्योंकि तुम पत्थर को मारते हो क्या? चलो समझ लो। तो ध्यान देना, हम लोग क्या पढ़े कि जो रॉबर्ट हुक थे उन्होंने ही सबसे पहले सेल का आविष्कार किया। समझ में आ रहा है? सेल का आविष्कार किया, लेकिन डेड सेल को उन्होंने पहचाना। ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट जो साइंटिस्ट आए उन्होंने खोज किया लीवेनहुक ने क्या चीज का खोज किया? लिविंग सेल का, जिंदा सेल को, क्योंकि जिससे पता चला कि हाँ वो सेल क्या है, अभी भी जिंदा है। उसके बाद क्या है? उसके बाद आए रॉबर्ट ब्राउन ने क्या चीज का खोज किया? न्यूक्लियस। अब ये न्यूक्लियस क्या होता है? न्यूक्लियस हमेशा याद रखना कि जैसे हमारे शरीर पे, पूरे शरीर का ब्रेन क्या करता है, पूरे बॉडी को कंट्रोल कर रहा है, उसी तरह एक सेल को पूरा जो कंट्रोल कर रहा है वो कौन कर रहा है? न्यूक्लियस। सेंटर पे होता है, थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है, लेकिन वो यही है जो पूरे इस कंपार्टमेंट को कैसे चलना है नहीं चलना है वो डिसाइड करता है। कौन? न्यूक्लियस। और इसका खोज किसने किया? रॉबर्ट ब्राउन ने। कब किया? 1831 में। ये सब बात मैं क्यों बता रहा हूं? क्योंकि हो सकता है कि एमसीक्यू में पूछा जाए आपसे, एमसीक्यू में पूछा जाता है ये सारी बातें।
बात समझ में आ रहा है? तो अभी मेनली आपको 3 साइंटिस्ट के बारे में पढ़ना है, ठीक है? इन्हीं से 3 साइंटिस्ट के बारे में सबसे ज्यादा पूछा जाता है एनसीईआरटी के रूप में। अच्छा, एक पुरकिंजी भी थे, उन्होंने प्रोटोप्लाज्म का खोज किया था। अब ये प्रोटोप्लाज्म क्या होता है नॉर्मली, तुम लोग समझ लो, ये प्रोटोप्लाज्म हम लोग पढ़ेंगे कि सेल वॉल नहीं रहता जिसमें साइटोप्लाज्म है ना, और न्यूक्लियस जब ऐड हो जाता है तो प्रोटोप्लाज्म बनता है। अभी थोड़ा समझने में दिक्कत होगा, बस अभी साइंटिस्ट का नाम याद रखो कि कौन क्या चीज की खोज किए हैं। तो मैं फिर से एक बार रिवाइज करवा देता हूं। सबसे पहली बात, असलियत में सेल खोजने का जो श्रेय है वो किनको जाता है? लेकिन ये जो खोजे थे वो एक बार्क ऑफ ट्री, मतलब उसके अंदर जो कॉर्क होता है उसमें खोजे थे, और ये डेड सेल को ढूंढे थे, है ना? कब ढूंढे थे? 1665 में ढूंढे थे। इसके बाद थोड़ा सा और इनहांस हुए हम लोग, और हम लोग लिविंग सेल को ढूंढे, लेकिन हम लोग ने उन जो ढूंढने वाले थे उनका नाम क्या था? लिवेनहुक। उन्होंने लिविंग सेल को फाइंड आउट किया। उसके बाद एक और आए जिनका नाम क्या था? रॉबर्ट ब्राउन। उन्होंने सेल के अंदर न्यूक्लियस को ढूंढ लिया। उन्होंने ये बताया कि किस तरीके से एक सेल का भी एक ब्रेन होता है जो पूरे सेल को कंट्रोल कर रहा है। मतलब अगर सोचो तुम्हारे बॉडी में ट्रिलियंस ऑफ क्या है? सेल्स हैं, तो ट्रिलियंस ब्रेन भी, वो सब एक सेल अपने अपने जगह पर काम कर रहा है। बात देखो कुछ इस तरीके से समझो, पूरे देश को कौन चला रहा है? पूरे देश को चलाने के लिए भारत सरकार है ना, मोदी जी, ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ हर राज्य को भी चलाने के लिए कुछ मुख्यमंत्री है ना। बात समझ में रहा है? अलग अलग, तो उसी तरीके समझ लो, इन पूरे सेल को भी कंट्रोल हमारा ब्रेन कर रहा है, ठीक है, मानते हैं। लेकिन हर एक सेल के अंदर भी एक छोटा छोटा ब्रेन है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस बोलते हैं, जिसकी खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने, ठीक है। तो ये बातें तो हो गया एमसीक्यू वाला। अब यहां पर सबसे पहला क्वेश्चन ये उठता है कि आखिर सेल को हम लोग स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कहते हैं? सबसे पहला क्वेश्चन ये आएगा कि व्हाई सेल कॉल्ड स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, मतलब सेल को हम लोग स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्यों कहते हैं? तो पहले ये समझो कि स्ट्रक्चरल का मतलब क्या होता है। स्ट्रक्चर का मतलब होता है आपका आकार, आपका आकार। तो सोचो, आपका आकार आपके तो सेल पे डिपेंड करता है। एग्जांपल से समझाता हूं। अभी तुम लोग देखोगे, जैसे ही तुम लोग अपने घर से आते होगे, कहीं भी जाते भी होगे, तो अलग अलग घर देखते होगे। क्या सभी के घर का जो डिजाइन है वो क्या सेम होता है? नहीं होता। सभी लोग अपने घर का डिजाइन अलग अलग करते हैं। तो घर का डिजाइन कैसे चेंज होता है? उस ब्रिक के कारण, वो ब्रिकी के कारण, कि ब्रिक को ही अलग अलग तरीके से रखा जाता है, अलग अलग तरीके से घुमा करके रखा जाता है, जिसके कारण क्या होता है? घर का डिजाइन आ जाता है। बात समझ में आ रहा है? यानी ब्रिक को अगर अलग अलग तरीके से रखेंगे तो घर का डिजाइन अलग अलग तरीके का बनेगा ना। तो इसका मतलब जैसे घर के लिए फंडामेंटल यूनिट क्या था? ब्रिक था। एक घर के लिए, एक हाउस के लिए फंडामेंटल यूनिट क्या था? वो ब्रिक था। और ब्रिक के कारण ही वो घर का स्ट्रक्चर बना, बोल सकते हैं ना। तो उसी तरह आओ बॉडी पर, तो बॉडी का फंडामेंटल यूनिट क्या है? सेल है। तो सेल के कारण तो हम लोग को स्ट्रक्चर मिल रहा है। हम लोग जिस भी आकार के हैं, जिस भी तरह के हैं, जैसा भी हमारा आकार है, चाहे मोटा पतला लंबा नाटा जो भी है, वो किसके कारण है? सेल के कारण। इसलिए सेल को स्ट्रक्चरल यूनिट बोला जा रहा है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बात समझ में आया ना कि आखिर हमारा जो आकार है, हम लोग जिस आकार, जैसे अब एग्जांपल के तौर पर बंदर को देख लो, भालू को देख लो, और दूसरे जानवर को देख लो, इंसान को देख लो, सब में सेल है, सब में सेल है। लेकिन क्या सभी एक जैसे दिख रहे हैं? नहीं, सबका आकार अलग हो गया। किसके कारण से? सेल के कारण। सेल अगर चेंज होगा तो उसका आकार भी क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। तो पता चला ना कि जो क्वेश्चन बोला गया था, सबसे पहले क्वेश्चन क्या बोला गया था कि व्हाई सेल कॉल्ड स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो स्ट्रक्चर तो समझ में आ गया कि स्ट्रक्चर का मतलब क्या हुआ कि सेल के कारण ही हम लोगों को ये स्ट्रक्चर मिला है। सेल के कारण ही हम लोगों को ये स्ट्रक्चर मिला है। बंदर, भालू, हाथी, चीता, इन सबको अलग अलग अपना मिला है। पेड़, है ना, सबको देख लो कैसा कैसा स्ट्रक्चर मिला, उसके सेल के कारण। समझ में आ गया है ना? जैसे मैं घर का एग्जांपल लिया, घर में ब्रिक जिस तरीके से लगा हुए, जिस तरीके से ब्रिक रखोगे उस तरीके से उसका घर बनेगा। तो स्ट्रक्चर समझ में आ गया।
नेक्स्ट बोला जा रहा है फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, फंक्शनल। अच्छा ये बात बताओ कि अगर हम किसी को मारे, ठीक है, मारे तो हाथ से मारे, ठीक है, हाथ से मारे, लेकिन ये हाथ बना कैसे? सेल से तो बना। तो यानी हम कोई काम किए, जैसे सपोज दैट हम ये डस्टर को ही उठाए, तो डस्टर को उठाए मतलब काम किए, हम बोल सकते हैं कि हम काम किए। लेकिन प्रिसाइज होकर बोले तो हम नहीं, मेरा सेल ना काम किया, मेरा तो सेल काम किया, क्योंकि ये हाथ के अंदर बहुत सारे क्या हैं? सेल ही तो है, सेल ही तो काम कर रहे हैं। यानी पूरे बॉडी में, पूरे बॉडी को हम लोग बोलते हैं कि हाँ वो इंसान चल रहा है, लेकिन वो नहीं, वो उसके अंदर सेल उसको चलवा रहा है। यानी अल्टीमेटली अगर देखा जाए तो जो भी पर्सन कोई भी काम कर रहा है तो वो किसके कारण कर पा रहा है? अपने सेल के कारण, अपने सेल के कारण। तो यानी सेल जब चलेगा, यानी सेल जब कोई काम करेगा तभी वो पर्सन कोई भी काम कर सकता है। जैसे अतार अभी लिख रहा है, तो अतार नहीं लिख रहा है, अतार का सेल लिख रहा है, एक तरह से उसको सपोर्ट कर रहा है लिखने के लिए। बात समझ में आ रहा है? बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इसका मतलब सेल ही तो सारे फंक्शंस कर रहा है, सेल ही तो सारे फंक्शंस कर रहा है। चलो एक और एग्जांपल देते हैं, हार्ट। हार्ट हार्ट का क्या काम है? हार्ट का काम है लबडब करना, मतलब पंप करते रहना, यानी हार्ट बीट चलते रहे ताकि ब्लड ट्रेवल होते रहे, सर्कुलेट होते रहे, ठीक है। देखिए ये जो हार्ट है ये क्या चीज से बना होगा? सेल से, सेल से। तो हम लोग बोल रहे हैं कि हमारा हार्ट काम कर रहा है, हार्ट की जगह हम लोग प्रिसाइज होकर बोल सकते हैं हमारा सेल काम कर रहा है, बोल सकते हैं ना। तो असलियत में सेल ही तो सारे फंक्शंस कर रहा है। हमारे बॉडी में खाना पचाता कौन है? हमारे बॉडी में खाना पचाता है स्टोमक और स्मॉल इंटेस्टाइन, यही हम लोग बोलते हैं। लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन और स्टोमक बना क्या चीज से? सेल से। तो आखिर अल्टीमेटली तो हम यही बोल सकते हैं ना कि क्या कर रहा है? वो सेल ही तो उसका काम करवा रहा है। यानी जितने भी फंक्शंस हो रहा है किसके कारण? सेल के कारण। इसलिए सेल को स्ट्रक्चरल मतलब हम लोग को आकार दिया, और फंक्शनल मतलब अंदर में सारा काम करवा रहा है। बात समझ में आया? तो क्यों सेल को स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं? समझ में आया? क्योंकि किसी भी ऑर्गेनिज्म को स्ट्रक्चर भी यही देता है, स्ट्रक्चर का मतलब आकार भी यही दे रहा है, समझ में आया? और किसी भी तरह के काम करने का ताकत भी यही दे रहा है, यानी करवा भी यही रहा है। अल्टीमेटली हम लोग बोल रहे हैं हाथ कर रहा है, लेकिन हाथ नहीं, हाथ को भी अंदर में बहुत सारे सेल हैं। जैसे अगर हम बोलेंगे ना कि ये दीवार या ये दीवार मेरे को सूरज की रोशनी से बचा रहा है, सूरज की धूप से मेरे को बचा रहा है ये दीवार, लेकिन हम प्रिसाइज होकर बोले तो क्या बोलेंगे कि दीवार नहीं, मेरे को ब्रिक, ये जो ब्रिक है, जो ईंटा है, वो मेरे को बचा रहा है। बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? बात समझ में आ रहा है ना? तो आखिर क्यों सेल को हम लोग स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं? क्लियर हुआ? कोई डाउट है? कोई क्वेश्चन है? 2 मिनट का टाइम, जल्दी से पढ़ो। तो देखिए क्या हुआ कि जब साइंटिस्ट लोगों ने सेल को डिस्कवर कर लिया, तो एक बात याद रखना, कभी भी साइंटिस्ट के बीच में क्या होता है, बहुत तरह के साइंटिस्ट होते हैं। तो कोई भी एक साइंटिस्ट जब नया चीज की खोज कर लेता है तो बचे जितने भी साइंटिस्ट है, अब वो तो खोज कर चुका है, तब वो फिर से तो वही चीज को खोज नहीं कर सकते हैं, और कर भी लेंगे तो अपना नाम तो बोल नहीं सकते, सब वो ये बोलेगा कि भाई खोज तो उन्होंने किया था। तो जिस तरीके से सेल की खोज हो गई रॉबर्ट हुक के कारण, अब क्या हुआ, जितने भी बचे साइंटिस्ट अब टूट पड़े कि मेरा नाम कैसे आए, मेरा नाम कॉपी किताब में कैसे छपेगा। तो तब ना छपेगा जब वो उस सेल पर और स्टडी करें और अच्छे से पढ़ाई करें, उनको और अच्छे से समझने की कोशिश करें, ताकि वो अपनी बात बता सके कि सेल के अंदर एक अलग ही दुनिया है। समझ में आ रहा है? कहने का मतलब क्या है कि रॉबर्ट हुक ने सेल का आविष्कार तो कर दिया, लेकिन सेल के बारे में बहुत सारी बातें नहीं जानते थे, बस वो जानते थे सेल है, ये एक सेल है, लेकिन सेल के अंदर क्या दुनिया है, कैसी दुनिया है, उस सेल को क्या कहते हैं, सेल की दुनिया को क्या कहते हैं, अंदर क्या चीज है, ये सब अलग अलग साइंटिस्ट अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से एक्सपेरिमेंट करने लगे और पता लगाने लगे। तो पता लगाते लगाते मेनली 2 साइंटिस्ट के बारे में हम लोग सबसे ज्यादा पढ़ते हैं इसके बारे में, 3 साइंटिस्ट, एक है स्वान, एक है सेल्डन और एक है वर्स्चाउ। ठीक है, 3 साइंटिस्ट हैं जो बोल सकते हैं सेल थ्योरी दी। अब ये सेल थ्योरी का मतलब क्या होता है? सेल थ्योरी का मतलब ये होता है कि ये जो साइंटिस्ट, इनका नाम क्यों आ रहा है, ये साइंटिस्ट ये सोचे कि मेरा नाम हम तो खोज किए नहीं, ढूंढे तो हम है नहीं, तो मेरा नाम कैसे आएगा,
तो क्यों ना हम सेल को ही अच्छे से स्टडी कर लेते हैं, सेल को ही अच्छे से पढ़ लेते हैं और सेल की हर बारीकी बता सकेंगे कि सेल कैसे बना, किस तरीके का होता है, वो सारी बातें अगर बता देंगे स्टूडेंट्स को, जनता को, तो क्या फिर मेरा क्या होगा, नाम होगा, क्योंकि हम खोज तो पाए नहीं है। तो स्पेशली ये तीन लोग जो हैं, इन कौन कौन, एक स्वान, सर्डेन और वर्शाउ, स्पेशली और भी बहुत सारे साइंटिस्ट लोग इन्होंने किया है, लेकिन हम लोग बेसिकली इन्हीं की बात करते हैं। तो ये लोग जब ये लोग स्टडी किए, सेल के बारे में स्टडी किए, तो इन्होंने मिल करके मतलब कि इन्होंने सेल थ्योरी दिया। क्या दिया, सेल थ्योरी। लेकिन एक साथ बैठ करके नहीं कि हाँ वो भी बैठे थे, ये भी बैठे थे, अब बैठ के ये लोग सोचे, नहीं, तीनों अपनी अपनी जगह पर सोचे, लेकिन इनकी सोच ना एकदम सेम मिल रही थी, एकदम सेम मिल रही थी, इसलिए इन तीनों का नाम लिया जाता है। अब ये देखो सेल थ्योरी बोलता क्या है, सेल के बारे में जब हम लोग पढ़े तो सेल के बारे में क्या पता चला। सबसे पहली बात, इनके थ्योरी से ये बात पता चला कि ऑल लिविंग बीइंग्स आर कंपोज्ड ऑफ मिनट यूनिट, दैट इज सेल। इसका मतलब ये तीनों की तीनों अपनी अपनी जगह पर जब इसको अच्छी तरीके से स्टडी करे, तो इन तीनों ने बताया कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, वो सारे के सारे क्या चीज से बने हुए हैं, सेल से बने। ये बात रॉबर्ट हुक ने नहीं बताया, रॉबर्ट हुक ने बताया कि ये सेल होता है, बस उन्होंने सिर्फ ये बताया कि ये सेल होता है ना। लेवन हुक ने बताया कि अच्छा ये लिविंग सेल है, रॉबर्ट ब्राउन ने बताया कि अच्छा सेल के अंदर ये क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, बस। लेकिन इन्होंने क्या बताया, इन्होंने ये बताया, इन्होंने जब स्टडी किया तो कैसे स्टडी किया होगा, बंदर, भालू, सबके जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, सबका बॉडी को निकाल कर उसके अंदर का सेल चेक किए, है ना, उसके निकाल कर सेल जब चेक किए तो पता चला कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर क्या होता है, सेल होता है। यानी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनमें क्या होगा, सेल होगा। क्या ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है, क्या इसमें सेल होगा, नहीं, इसमें एटम। हाँ, लकड़ी उसी से बना, लेकिन ये डेड सेल, अब ये मर चुका है, समझ में आया। लेकिन हम किसके बारे में पूछे, हम किसके बारे, हाँ मतलब मरा हुआ सेल देख सकते, समझ में आया, समझ में आ रहा है। उसकी बातों को तुम लोग ना नेगलेक्ट मत करना, कभी कभी बहुत अच्छा क्वेश्चन कर देता है, ठीक है, तो ध्यान देना। तो समझ में आ गया। पहली बात, ये इन्होंने मिल करके जो अल्टीमेटली जो सेल थ्योरी दी, एग्जाम में सेल थ्योरी आता है, कम से कम 2 या 3 सेल थ्योरी लिखने के लिए दे देता है, ठीक है, तो ध्यान देना। जो सबसे पहला सेल थ्योरी था, सेल थ्योरी का मतलब क्या होता है, सेल के बारे में स्टडी। तो सेल के स्टडी से ये पता चला कि जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो सब के सब क्या चीज से बने हुए हैं, छोटे छोटे सेल से मिलकर के बने। बात समझ में आ गया। दूसरा पॉइंट इन्होंने क्या बोला, देखो इन्होंने बोला कि ए सेल इज अ मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म कंटेनिंग न्यूक्लियस एंड बाउंडेड बाय द सेल मेम्ब्रेन। अब इन्होंने ये भी बात बताया कि हर सेल जो होता है ना, उस हर सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, इन्होंने ये बताया। अच्छा, जो न्यूक्लियस खोज किया हो तो सिर्फ न्यूक्लियस ही बता क्या न्यूक्लियस होता है, कौन, रॉबर्ट ब्राउन, उन्होंने बोल दिया क्या न्यूक्लियस होता है, जो कि ब्रेन ऑफ द सेल हम जानते हैं। लेकिन इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बताया कि जितने भी सेल पाए जाते हैं एक ऑर्गेनिज्म के अंदर, हर सेल के अंदर एक ब्रेन होगा, मतलब एक न्यूक्लियस होगा, और वो न्यूक्लियस क्या करेगा, इस पूरे सेल को कंट्रोल करेगा। ये वाला इसको कंट्रोल करेगा, ये वाला इसको कंट्रोल करेगा, ये वाला इसको कंट्रोल करेगा। ये कैसे पता चला, स्टडी करके, इसके बारे में और जानकारी प्राप्त करके। बात समझ में आया। एक और बात, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये वाला बात ना वर्षाव ने बोला था, क्या बोला था कि ए सेल आर बेसिकली ए लाइक ए स्ट्रक्चर ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। और अच्छा ये वाला पॉइंट नहीं, लास्ट सॉरी, फिफ्थ वाला पॉइंट उन्होंने बोला था, क्या बोला था, देखो ऑल लिविंग सेल्स अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, जो भी तुम पूछ रहे थे, यही बात वर्षाव ने बोला था। वर्षाव क्या बोले थे, बोले ना कि ये सेल, इन सेल में अगर ये सेल मर गया, अगर ये सेल मर गया, ठीक है, तो नया सेल जो है ना वो अपने पुराने सेल से ही आएगा। मतलब ये अब देखो, ये सब पुराने सेल है, इन्हीं सेल से एक नया सेल बनेगा, एक नया सेल बन गया, कुछ समय बाद ये बूढ़ा हो जाएगा, पुराना हो जाएगा, और इसी से एक नया सेल आएगा। हाँ समझ लो, इसका बेटा है, इसका नया पार्ट आएगा, प्रोजनी आएगा, एक तरह से समझिए। तो वर्षाव नहीं बोला कि हमारे बॉडी के अंदर ऐसा नहीं कि सेल मरता है तो खत्म होते चल जाता है,
जितना मर रहा है उतना बन भी रहा है, जितना मर रहा है हर मिनट सेल मर भी रहे हैं और हर मिनट उतने ही सेल हमारे बॉडी में बन भी रहे हैं, इसलिए वॉल्यूम बैलेंस है। इसलिए वॉल्यूम क्या है, बैलेंस है, ना ही कम हो रहा है और ना ही ज्यादा हो रहा है। जैसे इन्वायरमेंट में देखो ना, जितने बच्चे जन्म ले रहे हैं उतने, ठीक है, कि बैलेंस बना रहे। बात समझ में आ रहा है ना? तो यहाँ पर भी वही चीज है, वर्षों ने यही बात स्टडी करके बताया कि हमारे बॉडी में सेल भी क्या हो जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, है ना, मर जाते हैं, लेकिन नया सेल अपने प्री एग्जिस्टिंग सेल से आता है। प्री एग्जिस्टिंग सेल का मतलब कि पुराने सेल से ही नया सेल आता है, उत्पन्न होता है। हाँ बोलिए। जैसे कि हमारा हाथ कट गया, सेल मर के फिर वही सेल बनता है दोबारा, सेल पहले क्या बोले? मेरा हाथ कट गया तो सेल बनता तो हाथ पूरा नहीं बन जाता है। नहीं उन्हें बोले एकदम पूरा बन जाता है। जैसे कि हाथ कट गया तो हाथ कट गया, उनमें सेल हो जाता है। हाँ पैर मार दे, हाँ, फिर खून बाहर तो सेल भी बाहर, हाँ, फिर वाली सेल फिर दोबारा कैसे बनेगा? इससे ध्यान देना, जैसे खून निकलने लगता है तो इंसान को कमजोरी आ जाती है। कमजोरी क्यों आ गई? कमजोरी इसलिए आ गया क्योंकि वो जो सेल था, बहुत सारा सेल निकल चुका है, जो काम करने वाला है वो थोड़ा कम हो चुका है। तो अब क्या, जब तुम हाथ बंद कर देते हो तो वहां पर प्लेटलेट काम करने लग जाता है। प्लेटलेट होता है एक तरह का, सेल का ही पार्ट होता है प्लेटलेट। वो प्लेटलेट क्या करता है कि ब्लड को क्लोटिंग करना शुरू कर देता है, ब्लड को बाहर निकालने से रोकने लग जाता है, ताकि ब्लड ना पूरा निकल जाए, क्योंकि अगर ब्लड पूरा निकल जाएगा ना तो इंसान खत्म। हाँ तो सर फिर वही सेल जब पहला आता है तो दूसरा सेल बनने में कितना समय लगता है? नहीं, वो सेल जो, अच्छा तुम आरबीसी के बारे में पढ़ कर आए हो, तो आरबीसी को बनने में 120 दिन लगता है। आरबीसी जो तुम्हारा रेड ब्लड क्रॉप्स्यूल है या रेड ब्लड सेल जिसको बोलते हैं, उसको बनने में या उसको मरने में 120 दिन लगता है। वो जितना ज्यादा से ज्यादा 120 दिन तक जिंदा रहता है। कौन? आरबीसी। डब्ल्यूबीसी 6 से 7 दिन। ये सब तो लंबे लंबे साल चलता है, समझ में? हाँ, तो जितना अगर ये जितना तेजी से मर रहा है उतने, अब जैसे मान लो अगर हम एक चाटा मार दें तुम्हारे गाल पर, तो गाल पर क्या था, हमारे चिक्स पर ये सेल थे, तो सेल क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं, तो ये मर जाते हैं। अब ये मर गए तो तुरंत इसके किनारे में, किनारे जानी देखो, ये जो किनारे किनारे जो सेल होगा, ये वाला, ये जो सेल होगा, ये लोग, अब क्योंकि ये लोग मर गए, ये लोग मर गए, तो ये मर गए, यहाँ खत्म हो गया। जैसे यहाँ खत्म हो गया तो पीछे का खून तुम लोग को यहाँ पे दिखने लगेगा। इसलिए किसी को गाल में चाटा मार के देखना तो उसका गाल लाल हो जाता है जनरली। तो गाल लाल क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ के जो सेल है ना, वो टूट के किनारे हो गए, वो टूट के किनारे हो गए, तो पीछे का खून थोड़ा आगे आ गया, दिखने लगा। अब क्या हुआ, तुरंत तुरंत जो किनारे किनारे वाले सेल होंगे बोलेंगे अरे ये तो जगह खाली है, ये तो स्विमिंग पूल बन गया है, क्या करो जल्दी से सेल बना। तो अब ये लोग अपने से नया नया क्या करने लगेंगे, सेल बनाने लगेंगे, जो टूटा हुआ सेल फटाफट करते हैं। हाँ, तो जितना जल्दी सही हुआ ना उतना जल्दी तुम्हारा सेल बन गया। तो वही बात, तुमको 4 दिन थोड़े ना लगेगा। समझ में आ रहा है? थाकिया उकिया नहीं होगा पहले कि थाकिया होगा उसके बाद बनेंगे, ऐसा नहीं, वो करना शुरू हो जाए। हमारे बॉडी में यही चीज है कि जितना जल्दी जो चीज हो रहा है उतनी तेजी से वो काम करता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर ये याद रखना, सिर्फ हम लोग का मन लेट हो सकता है लेकिन हमारा शरीर हमेशा तेजी से काम करते रहता है, उसको किसी का इंतजार नहीं है, वो लगातार अपने आप को परफॉर्म करते रहता है, काम करते रहता है। बात समझ में आ रहा है? तो वर्चों ने क्या बताया, वर्चों ने ये बताया कि जितने भी नए सेल जो आते हैं वो अपने पुराने सेल से आते हैं। तो सिंपल सी बात बताओ, कोई भी नया बच्चा आया, नया बच्चा मतलब यंग आया, जो भी यंग आ रहा है वो कहां से आ रहा है, अपने पुराने मम्मी पापा से। पुराने कहने का मतलब क्योंकि मम्मी पापा थोड़े से बोल सकते हैं एक तरह से कि वो थोड़े पुराने एज के हो गए, लेकिन वो उन्हीं से तो आए ना। अब ये इंसान भी जो नया दिख रहा है, नया यंग वन है, ये भी कुछ साल बाद क्या हो जाएगा, पुराना हो जाएगा। लेकिन इसके क्या आएंगे, न्यू यंग वन आएंगे, न्यू प्रोजनी आएगा। बात समझ में आ रहा है? तो जब सेल के साथ वही होता है, सेल के साथ ये होता है, हर सेकंड हर मिनट हम लोग के बॉडी का जो सेल है वो मर रहा है और उसी समय पर नया नया सेल अपने प्री एग्जिस्टिंग सेल, मतलब जो बचे हुए सेल हैं उनसे वो बन के नया आ जा रहा है और फिर वो अपना काम कर रहा है। फिर वो बूढ़ा हो जा रहा है तो उससे कोई नया सेल आ जा रहे हैं, फिर वो सालों भर चल रहे हैं। बात समझ में आया कि नहीं आया? बात समझ में आ रहा है? पक्का ना? अच्छा, सेल थ्योरी में 1-2 पॉइंट और बता देता हूँ। हाँ, ये बात तो हम लोग जानते ही हैं कि क्या, द फंक्शंस ऑफ द ऑर्गेनिज्म एज अ होल एज अ रिजल्ट ऑफ द एक्टिविटीज इंटरेक्शन ऑफ द कंस्टिट्यूएंट सेल्स। सिंपल सी बात, हम लोग का बॉडी जितना भी काम कर रहा है, इतना बड़ा बड़ा काम कर ले रहा है,
मान लो कि कोई भारी चीज ही उठा ले रहा है, तो क्यों उठा पा रहा है? सेल के कारण, सेल के कारण है ना। सेल ही तो मिल करके वो फंक्शंस करवा दे रहे हैं उसको। अब किसी का सेल ही कमजोर है तो वो इंसान उस चीज को, उस सामान को नहीं उठा पाएगा। बात समझ में आ रहा है? यानी सेल ही उस बॉडी को, उस ऑर्गेनिज्म को ताकत दे रहे हैं अलग अलग तरीके से फंक्शन परफॉर्म करने के लिए। बात समझ में आया? तो ये बातें थी सेल थ्योरी की, और आज का क्लास इतना ही है।